नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। हुंकार में आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो है देश में बढ़ता साइबर अपराध। डिजिटल दुनिया की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि कई बार हम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और इसके चलते कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हर क्लिक नई दुनिया खोलता है, तो वहीं इसकी एक अंधेरी दुनिया भी है और वो है साइबर क्राइम की। ताजा मामलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में 17 से ज्यादा तरीकों से ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां 2 लोगों को साइबर ठगों ने 65,000 रुपए का चूना लगा दिया। और इसी तरह के अलग अलग राज्यों के कई तरह के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आज की चर्चा में हम इस खतरे की जड़ें उजागर करेंगे, जानेंगे कि कैसे आम लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और क्या ठोस कदम सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, साइबर क्राइम से खुद को आम जनता कैसे सुरक्षित रखे, कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज की चर्चा में ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल, साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए जो सरकारी योजनाएं बनी है, सरकार जो कदम उठा रही है वो कितनी प्रभावी है और क्या वो पर्याप्त है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा और अहम सवाल, आम जनता में, लोगों में डिजिटल सुरक्षा की समझ और जागरूकता कितनी है, कैसे इसे बढ़ाया जाए ताकि साइबर फ्रॉड से वो बच सके, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों के रुख करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बाबा साहब बुधवंत जी जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी है। बाबा साहब जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। और हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। सबसे पहले बाबा साहब जी, आपसे समझना चाहूंगी, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कई राज्य है, लगातार वहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड के जो केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं। पुलिस इससे कैसे निपट रही है, किस तरह की चुनौतियाँ जो है वो सामने आ रही हैं? मैडम, मेरा आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल। हाँ, ये तो पहले वो अपने खुद पब्लिक जब जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक क्राइम रुकेगा नहीं। तो अवेयरनेस तो पब्लिक का होना ही चाहिए। अभी पूरे इंडिया में हर दिन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का इतने क्राइम बढ़ रहे हैं कि वो टोटली क्राइम का रेट जितना हमारा क्राइम रहता है इसके परसेंटेज इतना बढ़ रहा है, 50% के आगे जा रहा है। इसका कारण ये है मैडम, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है। अभी ए आई आया, इसके सपोर्ट में अभी ए आई गया है। ए आई से वजह से वो सब जो जी क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल, उसका ज्यादा फायदा उठाएंगे वो। अभी यहाँ जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि जो डॉक्टर वगैरह व्यवसाय जो एजुकेटेड लोग है, ये भी फंस जाते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में फिलहाल 2 केसेस हुए डॉक्टर और उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट कौन सा? तो डिजिटल अरेस्ट। अभी डिजिटल अरेस्ट होता ही नहीं है, कोई किताब में, कोई कानून में कहीं भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो भी डिजिटल अरेस्ट के 7 करोड़ उसको एक डॉक्टर को आइला नगर में उसको चीटिंग कर दिया। तो ये जो इसको प्रिवेंट करने का है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए जो भी व्यक्ति है, जो समाज में लोग है, उसको अवेयरनेस जरूरत है। वहाँ कानून तो सरकार ने किए हैं, कानून के प्रोविजन तो बहुत बढ़िया है, उसका स्पेशल आईटी एक्ट है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होते उस तक क्राइम और बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमेशा सोशल होना चाहिए। अभी जो डॉक्टर टारगेट हो रहे, जो सोशल में ज्यादा समाज में मिक्स नहीं होते, उसको अभी क्या चल रहा है, कैसा है, डिजिटल अरेस्ट है क्या नहीं, कानून क्या है, उसको अवेयरनेस नहीं रहता। इसलिए अगर कोई ऐसा होता है हादसा, किसी के भी साथ होता है, तो उसने इमीडिएट अपने दोस्तों या कि अपने पास कोई वकील है, हमारे कोई फ्रेंड में कोई ना रिलेटिव में कोई पुलिस ऑफिसर है, दोस्त है या कोई कानून है, उसके साथ संपर्क करना चाहिए। ये क्या है, डिजिटल अरेस्ट सही है क्या नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्या जब तक तुम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो क्राइम वाला आपको कुछ नहीं कर सकता। आपका ओटीपी आप शेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत साइबर क्राइम के जो नॉर्म्स है वो उसने पालन करना चाहिए। वहाँ कहीं भी जाके वाईफाई का कहीं पब्लिक में वहाँ उसको यूज नहीं करना चाहिए। और इतना और बहुत उसमें प्रिवेंटिव के लिए साधन है, लेकिन जब तक वो सपोर्ट नहीं करता तब तक क्राइम होता नहीं मैडम इसमें। बिल्कुल, यानी ये छोटे छोटे
स्टेप्स जो है वो फॉलो करके कहीं ना कहीं लोग इस हीनियस क्राइम से बच सकते हैं। अमन जी, जैसा कि सर ने भी अभी बताया कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड रिटायर्ड ऑफिसर्स, वो भी साइबर फ्रॉड का जो शिकार है वो होते जा रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग जो ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, इनके पीछे प्रमुख कारण क्या नजर आते हैं आपको? देखिए कोमल जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम डिजिटल भारत की बात करते हैं तो डिजिटल अपराध भी निस्संदेह बहुत बढ़ गए हैं। उस पे रोक लगाने की भी बात होनी चाहिए, उसको उसके प्रति लोगों की जो अवेयरनेस है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। पर होता क्या है कि जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी स्कैंडल में, वो भी साइबर क्राइम में फंस जाते हैं। उसका सीधा सीधा कारण यही है कि चाहे कितनी भी एजुकेशन उन लोगों ने प्राप्त करी हो, पर आजकल एआई के जमाने में, आजकल डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट्स के जमाने में वो अपने आप को उस लेवल तक एजुकेट नहीं कर पा रहे। जो नई टेक्निक्स आ गई हैं, जो मॉडिफिकेशन हो गई है ट्रांसफर करने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए, या फिर ऑनलाइन फॉर्म्स भरने हैं किसी भी चीज के लिए, सब चीजें जो भी है आपने देखा कि आजकल ऑनलाइन ही होता है। उन चीजों को लेके कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अपने आप को थोड़ा सा अनपढ़ जैसा समझने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजें हमारी पहुंच से दूर हैं, ये चीजें हमें आती नहीं है। आप ये देखिए कि अगर 10-11 साल पहले की बात, उपभोक्ता जो थी इंटरनेट की, वो कम से कम 25 करोड़ लोग होते थे। जी आज की अगर बात करें कंपैरेटिवली, तो आज 100 करोड़ से भी ज्यादा जो इंटरनेट उपभोगी हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये जो लोगों की इंटरनेट की तरफ जो खिंचाव है या उनकी जरूरत है, हम कह सकते हैं कि वो इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, साइबर क्राइम से भी वो इनडायरेक्टली जुड़ बिल्कुल। रहे हैं। क्योंकि अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन चीजें करेंगे, तो उसमें कभी ना कभी तो फ्रॉड का जो सिस्टम है उसमें वो कभी ना कभी फंस सकते हैं। उसका कारण ये है कि कुछ लोग बैठे ही इस बिजनेस को लेके हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने लिए इंटरनेट के जरिए या फिर साइबर क्राइम के जरिए अपने लिए जो अपना रुपया है वो जुटा पाए। तो बिल्कुल। उसी स्कैंडल में ये चीजें हो जाती हैं कि बहुत अवेयर रहने वाले लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस चीज में फंस जाते हैं। उसका कारण यही है कि जैसे गूगल हमारी सहायता के लिए है, जैसे डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट्स जो है वो हमारी सहायता के लिए है। हम घर बैठे एक दूसरे को बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। ये चीजें हमारे अगर फायदे के लिए भी हैं, तो कुछ जो छात्र दिमाग वाले लोग होते हैं, जो कुछ जो इसका मिसयूज करते हैं इन चीजों का, वो ऐसे करते हैं कि किसी ना किसी तरीके वो अपना बिजनेस जो है वो इन चीजों के द्वारा बढ़ा पाए, और उसी में हम सब घिरते हुए चले जाते हैं। पर मुझे लगता है कि जैसे आपने देखा कि I4C की शुरुआत हुई जी है सीबीआई के साथ मिलके। अभी 2-3 दिन पहले अमित शाह जी ने इसका एक इनॉग्रेशन टाइप किया है कि ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं इसके ऊपर आंख रखने के लिए, इसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने ये जो संस्था है वो बनाई है I4C। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सीबीआई हो, पुलिस हो, चाहे वो टेलीफोन विभाग हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बैंकिंग सचिवालय हो, इन सब के साथ इन संस्थाओं का जुड़ाव होगा। बिल्कुल, और और ये सब इसी के लिए एडवाइस होने इसका के गठन बाद किया गया। बिल्कुल जी। लोगों को इस साइबर क्राइम से बचाने में मुझे लगता है बहुत बड़े मददगार साबित होंगे। बिल्कुल अमन जी, एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, आजकल बच्चों के हाथों में आपको फ़ोन सबसे ज़्यादा नज़र आते होंगे। जिस तरह का एडिक्शन बच्चों को हो गया है, ऑनलाइन गेमिंग की भी अगर हम बात करें, उसमें भी बच्चे पैसे लगा देते हैं। स्कैमर्स कहीं ना कहीं इसका भी जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना होगा बच्चों पर भी। देखिए बिल्कुल, एक तरीके से पहले हम सब लोग बच्चों को फोन देने से डरते थे, पर जैसे कोविड आया आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम हुआ, स्कूल जो थे वो बंद हो गए, घर से ही बच्चों को पढ़ाने की बात हुई, घर पे ही होमवर्क आने लगा। तो एक एक तरीके से तो देखिए फोन जो है वो एक जरिया बना कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो खराब नहीं हो, उसमें कुछ बाधा ना पड़े। तो बच्चे घर बैठे ही, टीचर्स उनको ऑनलाइन काम देती थी और ऑनलाइन ही वो अपना सबमिट करते थे काम करके। तो ये चीजें हैं, पर इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि क्योंकि फोन से हमारे बैंक का अकाउंट कनेक्टेड है, फोन से ही हमारी सब चीजें, बहुत सारे ऐप जो हमारे मनी ट्रांसफर में काम आते हैं वो भी इसी फोन के हाथ में होते हैं। और जब फोन बच्चों के हाथ में होता है तो कब बच्चों का कहाँ पे उनकी ध्यान चला जाए। या फिर गेमिंग की अगर हम बात करें तो गेमिंग में भी अगर वो इतना, जैसे आपने अभी अभी देखा कि गाजियाबाद में 3 लड़कियां जो हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो भी गेमिंग का ही उनके ऊपर इफेक्ट था। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं कि वो, बच्चों का मन तो देखिए नादान होता है, वो इतने समझदार नहीं होते। तो कई बार ऐसा होता है कि डिमांड करने पे या फिर जब वो ऐसे अपने गेमिंग में घिर
जाते हैं उस चीज में, जब पैसों की डिमांड होने लगती है तो वो कई बार अपने पेरेंट्स को नहीं भी बताते। और क्योंकि आजकल के बच्चे डिजिटल भारत के बच्चे हैं, तो उनको ये सारी बिल्कुल चीजें उनके पेरेंट्स को भले पता हो ना पता हो, पर बच्चों को फोन को अच्छे से यूज करना, एप्स को अच्छे से ओपन करना, बिल्कुल, ये और सब ये हम उनको अच्छे देखते से हुए आता है। अक्सर कि तो कई बार छोटे-छोटे ऐसे होता बच्चे, है कि बिल्कुल बच्चे अमन जी बिना आपने भी माँ-बाप के देखा होगा जी। पैसे जो है वो गेमिंग चैनल जो है उनको दे देते हैं, वहां पे कर देते हैं। तो ऐसे आपने भी देखा कि लुधियाना के एक बच्चा था, उसने कम से कम 16-17 लाख जो रुपए हैं वो अपने पेरेंट्स बिल्कुल, के आए दिन इस अकाउंट से तरह जो की गेमिंग के। वारदातें जो है वो हो रही है, आए दिन इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और जैसे कि आपने कहा कि डिजिटल इंडिया के बच्चे हैं, बिल्कुल अमन जी लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ बाबा साहब जी भी जुड़े हुए हैं। सर 2025 का जो आंकड़ा सरकार ने जारी किया उसके अकॉर्डिंग 24 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम जो है उनके केसेस दर्ज किए गए हैं। साइबर पुलिस के जो एक्सपर्ट हैं लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ठगी का तरीका जो है वो समझ पाते हैं हमारे एक्सपर्ट, एक और चैलेंज आ जाता है कि जो ठगी का रास्ता है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं अपराधी चेंज कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं पुलिस के सामने है। अब बहुत बड़ा चैलेंज है मैडम, क्योंकि इसमें पुलिस के लिए कोई सीमा रहती है। क्योंकि यहाँ तो इंडिया, तो पूरे इंडिया में हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते, जी। लेकिन जो भी जब इन्वेस्टिगेशन हमारा इंडिया के बाहर जाता है, वो साइबर क्राइम से, वो जो इथियोपिया वो ऐसे छोटे छोटे कंट्री रहते, वहां से जब कॉपरेट होता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हर एक देश को कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, साइबर क्राइम के लिए कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रांसफर करने के लिए कोई करार होना चाहिए। और दूसरी बात है मैडम, ये साइबर क्राइम के जो डिटेक्शन है, यानी कि जो गुने दाखिल हुए इतने, लेकिन डिटेक्शन बहुत कम है, क्योंकि उसमें जो पब्लिक है वो इमीडिएट कांटेक्ट नहीं करते। अगर उसने इमीडिएट 1930 को फोन किया, पुलिस को कांटेक्ट किया, बैंक में कांटेक्ट किया, तो वो बच सकते हैं वो। लेकिन वो इसके लिए वो पब्लिक को अवेयरनेस होना तो है, लेकिन अभी जो मैडम बोल रहे थे स्टूडेंट के लिए, जी। डिजिटल स्टूडेंट है, नया जमाना है, लेकिन हर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस जो समझदारी आती है 9वीं 10 की कक्षा में, उसमें ये सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में या कॉलेज में, हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। उसमें उसको पढ़ाना चाहिए, उसमें क्या उसमें दिक्कत आती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए वो प्रिवेंट करने के लिए तो बहुत है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के बाकी क्राइम तो कम हो गए, लेकिन साइबर क्राइम तो बढ़ता जाएगा मैडम। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बच्चों को एटलीस्ट इसकी नॉलेज हो कि अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो कैसे इससे बचा जाए, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, इसे टैकल करना होगा।